Hello everyone, welcome you all in EduGrown classes. Myself रोशनी गौतम, your business study teacher. बच्चों आज हम चैप्टर 10 करेंगे जो आपका इंटरनल ट्रेड है और टर्म सेकंड में आएगा. ओके, तो हाँ आपके सिलेबस में जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे. मेनली ये क्लास बहुत अच्छी होने वाली है. अब पूछिए कैसे अच्छी होने वाली है. तो हम इस चैप्टर में बच्चों क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. कंसेप्ट्स तो आपको हर क्लास में मिल जाएगा. हम इसमें कुछ नया ये लाए हैं कि आपको कंसेप्ट भी मिलेगा, उसकी डिफरेंस मिलेगा कि कोई भी अगर कोई स्टोर है इंटरनल ट्रेड में, अगर कोई स्टोर है तो उन स्टोर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. कि अगर मल्टीपल स्टोर है और डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उन स्टोर में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, क्योंकि अगर हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो हमारे वो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है. और बेस्ट पॉइंट ये है कि आपको कंसेप्ट के साथ आपको पिक्चर्स मिलेंगी. पिक्चर्स से हमारा क्या फ़ायदा है कि अगर आप पिक्चर्स के साथ कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो कंसेप्ट आपके माइंड में विजुअलाइज होता है. तो आप जब एग्ज़ाम टाइम में जब लिखते हैं पेपर तो वो आपके कंसेप्ट के साथ वो पिक्चर बन के आता है और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हमें रोट लर्निंग नहीं करना, हमें अपने माइंड को ऐसे करना है कि विजुअलाइज करना है, सब कुछ को अच्छी तरह से पढ़ना है. तो मेरी क्लास में आपको कंसेप्ट के साथ, फ्रेंड्स के साथ और पिक्चर्स के साथ सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे. ओके स्टूडेंट, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? मैं भी बहुत पढ़ाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं आपको बहुत ईजली वे से पढ़ाऊँगी, बहुत स्लोली पढ़ाऊँगी ताकि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो पढ़ लेते हैं, जो थोड़े जो जिनको थोड़ा लेट समझ आता है उनको भी समझ आए. तो मैं बहुत स्लोली बच्चों पढ़ाऊँगी, आप बस पेशेंस से रखिए और मेरे साथ मुझे फॉलो कीजिए. तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो हमारे जो भी कंसेप्ट्स आते हैं, जो भी न्यू वीडियोस आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप चलें पढ़ें और अगर मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. इंटरनल ट्रेड किसको बोलते हैं और फॉरेन ट्रेड में क्या डिफरेंस है. तो इसको हम फर्स्टली डिफरेंस के आपके 3-4 स्लाइड्स हैं, देन हम कंसेप्ट पे और क्लास के नोट्स पे या जो क्लास में मेंशन है, जो सिलेबस में मेंशन है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल ट्रेड में और कितने टाइप के ट्रेड होते हैं. तो बच्चों 2 टाइप के ट्रेड होते हैं. एक इंटरनल जो विद इन द कंट्री ट्रेड होता है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं, और जो आउटसाइड द कंट्री होता है, जैसे अमेरिका ट्रेड किया इंडिया से, इंडिया ने ट्रेड किया अमेरिका से, इंडिया ने ट्रेड किया चाइना से, तो वो ट्रेड क्या बच्चों होगा, वो होगा फॉरेन ट्रेड. अगर विद इन द स्टेट, जैसे कि अगर हरियाणा और पंजाब में ट्रेड हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड. अब हम इसकी डिफरेंस देखते हैं. चलिए, तो फर्स्ट है जियोग्राफिक स्कोप. अब फर्स्ट हमारा क्या है, जियोग्राफिक स्कोप. फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड, हाईलाइट कर देती हूँ मैं आपको, और है फॉरेन ट्रेड. ओके बच्चों, तो जियोग्राफिकल स्कोप में क्या होता है कि इंटरनल ट्रेड विद इन द नेशन बाउंड्रीज. मतलब मैंने बताया आपको कि जब विद इन द कंट्री ट्रेड होता है तो बच्चों हम उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं. जब आउटसाइड द कंट्री, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन है, आउटसाइड द कंट्री होता है तो, और कंट्री के बाउंड्री से हट के अगर ट्रेड होता है तो उसको हम बच्चों फॉरेन ट्रेड कहते हैं. ओके, अब टैरिफ क्या है, मेनली हम पहले टैरिफ करेंगे. टैरिफ से क्या समझते हैं बच्चों कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, जब हम अपने गुड्स किसी कंट्रीज़ को देते हैं और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी और कंट्री से मंगवाते हैं तो एक टैरिफ लगाया जाता है. मेनली सिंपल टर्म में हम समझे तो टैक्स लगाया जाता है कि आपने
अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे मेनली कम लगता है टैरिफ लेकिन जब हम इंपोर्ट कराते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को तो उस पर टैरिफ लगता है। प्राइस के साथ प्राइस उस गुड का प्राइस होगा प्लस उसका टैरिफ भी लगेगा। कुछ अमाउंट वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ टैरिफ है। ओके, तो जब हम विद इन द कंट्री इंटरनल ट्रेड करते हैं तो कोई टैरिफ नहीं लगता। ओके, टैरिफ नहीं लगता। बट हम जब कंट्रीज आउटसाइड द कंट्री करते हैं तो टैरिफ लगता है ऑन वेरियस कंट्रीज इफेक्ट द फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब कि हमारे पास दूसरी करेंसी कितनी है, हमारे पास डॉलर्स कितने हैं, हमारे पास पाउंड कितना है, येन कितना है, तो हम उसको फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। तो वो रेट डिसाइड होता है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेट डिसाइड करते हैं कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, कि अगर $1 के हिसाब से कितने रुपीज़। और आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि करंट हमारा जो है जो डॉलर के साथ कितने हमारा एक डॉलर कितने रुपीज़ का है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है, सर्च करके। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरनल ट्रेड। मतलब कि है जो इंटरनल ट्रेड हम करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का कोई रोल नहीं होता है। वेयर एज एक्सटर्नल ट्रेड में हमारे पास अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है, ठीक है। और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तो जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो डायरेक्टली इफेक्ट द फॉरेन एक्सचेंज। ओके, मतलब इंटरनल ट्रेड में कोई फॉरेन एक्सचेंज का रूल नहीं होता, बट जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्ट होगा, ठीक है। कोटा क्या होता है बच्चों, कोटा गवर्नमेंट डिसाइड करती है। क्यों डिसाइड करती हैं, जो हमने स्मॉल बिजनेस पढ़ा था, स्मॉल बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो अपनी कंट्रीज में है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमाउंट डिसाइड करती हैं कि इतना अमाउंट ही आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। मीन्स हम इतने ही अमाउंट आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा सकते हो, तो वो होता है कोटा। मतलब कि क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि इतनी क्वांटिटी आपको एक्सपोर्ट कराना है। तो इंटरनल ट्रेड में क्या कोटा का कोई रोल होता है, कोटा इम्पोज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बाय द वेरियस कंट्री डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द इंटरनल ट्रेड। जब हम इंटरनल ट्रेड करते हैं बच्चों तो इंटरनल ट्रेड में कोटा का कोई रोल नहीं होता। वेयर एज foreign exchange has to operate within the quota imposed by the various country on export and import। मेनली हमने ये पढ़ा कि कोटा जो होता है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है और जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ओके, किसी भी कंट्रीज की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इंटरनल ट्रेड में कुछ इफेक्ट नहीं होता, मतलब इस कोटा का कोई रोल नहीं होता। वेयर जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो कोटा का रोल होता है, ठीक है। फिर मार्केट एंड कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट होता है, चलिए भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक कंपनी मीट द नीड एंड डिमांड्स ऑफ लोकल मार्केट एंड कंज्यूमर। जब डोमेस्टिक कंपनीज होता है वो अंडरस्टैंड करती हैं लोकल मार्केट कैसे चल रहा है। लोकल मार्केट में हमारे जो आसपास की है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टेट की जो मार्केट है उसमें क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में इंटरनल ट्रेड। लेकिन जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो हमें वेरियस कंट्रीज़ की डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड लोगों की जो प्रेफरेंस क्या है, डिमांड क्या है, उनकी यूटिलिटी क्या है, इन सबको हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसका स्कोप लार्ज हो गया बच्चों और इसका स्कोप कम है, तो ये इजीली लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये था हमारा इंटरनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में डिफरेंस। तो बच्चों चलिए बताइए आप, इंटरनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जब हम अपनी कंट्रीज में विद इन द कंट्रीज बाउंड्री जब हम ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को,
तो हम उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। और जब फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जब हम अपने कंट्री से बाहर करते हैं, ठीक है, कंट्री के बाहर करते हैं, लाइक इंडिया एंड चाइना ने ट्रेड किया तो हम उसको फॉरेन ट्रेड बोलेंगे। समझ आ गए बच्चों? तो आगे हम मूव करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। इंटरनल ट्रेड में टू टाइप्स के होता है इंटरनल ट्रेड। एक होता है होलसेलर और रिटेलर। इसको हम अच्छे से और भी पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। पहले हम इसके डिफरेंस देखते हैं कि होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या है। ओके, चलो देखते हैं। तो मीनिंग क्या होता है, पहले हम मीनिंग देख लें। पहले मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये होलसेलर है और ये रिटेलर है, ठीक है। फर्स्टली हम मीनिंग देखेंगे, ठीक है। जब आपके क्वेश्चन आया शॉर्ट क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का, 3 या 4 मार्क्स का आया, तो बच्चों आपने ये भी लिखना है, पॉइंट्स भी लिखने हैं कि मीनिंग क्या है, कैपिटल क्या है, लिंक क्या है, लोकेशंस क्या है, ये लिखना मैंडेटरी होता है ताकि एग्जामिनर को पता हो कि बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो आप ये भी लिख के आइएगा, ठीक है। चलिए, अब मीनिंग में हम क्या देखेंगे, होलसेलर में क्या देखेंगे, अ पर्सन हु कंडक्ट द होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड अ होलसेलर। देखिए, जब कोई गुड्स और सर्विसेज को बल्क में, सर्विसेज तो बल्क में जब हम सेल करते हैं या फिर किसी को देते हैं, जो जिसका सेलर है, या शॉप बता दीजिए, होलसेलर, जो होलसेलर बल्क में सामान बेचता है उसको हम होलसेलर बोलते हैं। रिटेलर जो मतलब एक अमाउंट जितना आपको चाहिए उतना वो प्रोवाइड कराएगा, ये नहीं बोलेगा कि आपको बल्क में ही खरीदना पड़ेगा, तो वो रिटेलर होता है। ये आपको रिटेलर हर जगह मिल जाएगा। होलसेलर क्या होता है, इसका एक शॉप होता है जो जो कि पहले गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स क्या होता है, होलसेलर पहले रिटेलर को देता है बच्चों, फिर रिटेलर हमें प्रोवाइड कराता है कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को प्रोवाइड कराता है रिटेलर। तो रिटेलर पहले होलसेलर के पास जाता है, ये बल्क में सामान, इकट्ठा सामान बाय करता है, देन रिटेलर कंज्यूमर को फिर सप्लाई करता है। अगर आप होलसेलर के पास जाओगे तो ये बहुत अमाउंट में देगा, इतना अमाउंट, इससे कम नहीं देगा। बट लोगों की क्या होती है, इतना ही डिमांड होता है क्योंकि उनको बेसिक नीड्स, करेंट नीड्स फुलफिल करने हैं। अब वो इतना सारा सामान कैसे खरीदेगा? तो रिटेलर क्या होता है, आपको जितना चाहिए, इतना चाहिए तो इतना, इतना चाहिए तो इतना, ठीक है, आपको जितना अमाउंट, जितनी क्वांटिटी चाहिए वो उसको प्रोवाइड कराएगा। तो जो कस्टमर से डील करता है उसको रिटेलर बोलते हैं, और जो जो शॉपकीपर से डील करता है बच्चों उसको हम होलसेलर बोलते हैं। ओके, ये समझ आ गया? तो क्या है, पर्सन हु कंडक्ट द होलसेल ट्रेड, जो बल्क में सामान बेचता है उसको होलसेलर बोलते हैं। He is purchased good from manufacturer in the large quantity and sell to the retailer. होलसेलर भी पहले किससे बाय करता है, मैन्युफैक्चर से। हम इसको साइकिल में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट साइकिल में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर से ये पहले गुड्स बाय करता है, देन वो रिटेलर पे जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, परचेज कर लेता है मैन्युफैक्चर से और फिर वो देता है रिटेलर को। अब देखिए रिटेलर क्या है, रिटेलर हु कंडक्ट द रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड अ रिटेलर। मतलब जो कस्टमर से डील करता है, कंज्यूमर से डील करता है, उसको हम रिटेलर कहते हैं। और आपको जितने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी चाहिए उतना ही प्रोवाइड करता है। ये परचेज किससे करता है, ये होलसेलर से परचेज करता है स्मॉल क्वांटिटी एंड सेल टू द फाइनल कंज्यूमर, और कंज्यूमर को ये प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल हमने कौन कौन के बच्चों कितने कितने कैपिटल्स पढ़ा, हमारे पास फिक्स कैपिटल होता है और वर्किंग कैपिटल होता है, तो आपको पता है क्या है, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस, मुझे श्योर है कि आप मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस को, ठीक है। नहीं वॉच किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल कितना अमाउंट यूज़ होता है, जब हम होलसेलर में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ होता है। वेयर एज
जब हम रिटेलर के पास जाते हैं तो यहाँ पे लेस कैपिटल यूज होता है, ठीक है। फंड्स इसमें ज़्यादा यूज होता है और इसमें कम यूज होता है। ओके, लिंक, लिंक क्या है? लिंक द मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर। होलसेलर, होलसेलर किस किस के साथ डील करता है? मैन्युफैक्चर से और रिटेलर से, ठीक है। रिटेलर से और मैन्युफैक्चर से डील करता है। और जो हमारा रिटेलर है, रिटेलर वो किससे डील करता है बच्चों? होलसेलर से एंड कंज्यूमर से। होलसेलर से लेता है सामान और कंज्यूमर को प्रोवाइड करा देता है। समझ आया आपको? अब लोकेशन देखते हैं। लोकेशन इन सेंट्रल मार्केट ऑफ द सिटी, मतलब वो आपको कम देखने को मिलेगा, एक दो मिलेगा। लेकिन अब हम रिटेलर्स का देखें तो ये लोकल आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लीजिए। ये एक सिटी में एक यूनिक गोदाम टाइप होता है ना, वो हो गया होलसेलर, जो एक दो मिलेंगे आपको अपनी सिटी में। और दूसरी टाइप से रिटेलर देख ले, जैसे कि बार्बर शॉप है या कोई भी ब्यूटी आपका डिपार्टमेंट स्टोर हो गया, जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे आप राइस ले लिया, वीट ले लिया, और कुछ अमाउंट तक ही लेते हैं आपके पापा, एकदम से 50 किलो तो नहीं ले लेते, 10 किलो लेते हैं, 20 किलो लेते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं लेते। तो हम आसपास लोकली जो मार्केट हमारा अवेलेबल है, जो आप अपने घर से निकलेंगे जो लोकल मिल जाएगा, वो होता है रिटेलर शॉप। और होलसेलर, होलसेलर आप एक दो ही मिलेगा आपको सिटीज़ में। आप बच्चे को, अगर आपको पता नहीं है कि आपकी सिटी में कौन सा होलसेलर है, तो आप अपने पापा के साथ जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है स्ट्रीट ट्रेडर क्या होता है और स्ट्रीट शॉप क्या होता है। इसको भी हम डिफरेंस में पढ़ते हैं, तो जब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ईजी होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। सो बच्चों हम देखेंगे स्ट्रीट ट्रेडर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रीट ट्रेडर क्या है? देखिए, ये आपको फ्लावर शॉप की मार्केट दिख रही है बच्चों। तो इनका परमानेंट वो नहीं होता कि ये, अगर ये यहाँ पे, अगर ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कल आप अगर इसी मार्केट में आओगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पे बैठा हो। तो परमानेंट इनका प्लेस, फिक्स प्लेस नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ये यहाँ है तो कल वहाँ होंगे, और ज़रूरी नहीं है आज यहाँ है तो कल किसी और स्टेट में मिलेंगे आपको। इनका परमानेंट शॉप नहीं होता। ठीक है, इनका परमानेंट शॉप नहीं होता। वेयरएज ये देखिए, ये भी स्ट्रीट जैसा ही होता है, बट इनका स्पेसिफिक शॉप होता है। ठीक है, ये ब्रांडेड, इनका मार्केट बहुत अच्छा, इनका शॉप बहुत, जैसे लाइटिंग हो गई, बिल्डिंग हो गया, ऐसा नहीं होता। इनका भी स्ट्रीट शॉप होता है, बट इनका जैसे देख लीजिए, आप हरिद्वार में जाते हैं, ठीक है, हरिद्वार में जो मार्केट्स लगती हैं, तो वो शॉप हो गई स्ट्रीट शॉप। क्यों? आप अगर एक दो महीने में जाएंगे, एक दो महीने के इंटरवल में जाएंगे तो शॉप मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लावर शॉप पे जाएंगे, अगर वहीं पे हरिद्वार में अगर फ्लावर शॉप पे जाते हैं, फ्लावर खरीदते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 2 महीने के बाद जाएँ तो वो पर्सन जो आपको फ्लावर दिया था 2 महीने पहले, तो वहीं पे बैठा होगा। तो जिनका परमानेंट प्लेस नहीं होता उसको स्ट्रीट ट्रेडर बोलते हैं, कि वो अपना प्लेसमेंट ऑफ शॉप चेंज करते रहते हैं। बट जो स्ट्रीट शॉप होते हैं, ये भी इनका स्ट्रीट पे ही लगता है, ये लोकली मार्केट होते हैं, बट इनका 2-3 महीनों का इंटरवल के बाद चेंज होता है। दिल्ली का बेस्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जब हम सरोजनी मार्केट जाते हैं तो हम उसको स्ट्रीट शॉप बोल देंगे, और जब आप खाने पीने के लिए स्ट्रीट पे जाते हैं, रोड के साइड पे कोई खाने पीने की शॉप होती है, तो हम उसको स्ट्रीट ट्रेडर बोलेंगे। चलिए, आपको समझ आ गया, पिक्चर से हमें समझ आ गया। अब एक विजुअलाइज बन गया आपको कि क्या है स्ट्रीट ट्रेडर। विजुअलाइज कीजिए। स्ट्रीट ट्रेडर मीन्स जब हम जैसे ठेले के पास चले गए, ठीक है, किसी रोड साइड किसी किसी के पास किसी शॉप पे जाके आपने चाट खाया, समोसा खाया, रोड साइडेड, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीट ट्रेडर। बट अगर कोई मार्केट, वो लोकली मार्केट है, लाइक सरोजनी नगर, वहाँ पे जाके आप क्लोथ्स खरीदते हैं, गर्ल्स को पता होगा, तो वहाँ पे क्या है बच्चों? स्ट्रीट शॉप है, उस शॉप है लोकली है। इनका बेल्ट देख लिए, ये पर्स का शॉप है,
2 और 3 मंथ्स के इंटरवल पे आते हैं तो ये शॉप मिलेगा आपको। बट अगर ये फ्लावर शॉप की है मार्केट, तो अगर सेकेंड डे भी आते तो ये पर्सन आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब हम कंसेप्ट पर चले। तो स्ट्रीट ट्रेडर क्या होता है बच्चों? स्मॉल रिटेलर हु जनरली सेल लो प्राइस कंज्यूमर आइटम ऑन द स्ट्रीट। मेनली लो प्राइस, इनका जो प्राइस होता है बहुत लो होता है। ठीक है, ठीक है। और स्ट्रीट शॉप क्या होता है? शॉप सिचुएशन ऑन स्ट्रीट साइड आर मेन रोड। ठीक है, स्ट्रीट पे ही होता है बट इनका एक परमानेंट शॉप होता है। ठीक है, इनकी जो प्राइसिंग होती है वो अकॉर्ड, इनकी भी लो प्राइस होती है बट लो प्राइस होता है बट फिर भी इनसे बेटर होता है। ठीक है, डू नॉट हैव अ परमानेंट शॉप। स्ट्रीट ट्रेडर का कोई परमानेंट शॉप नहीं है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। इस पे जनरली सेल ऑल द ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स इन विच दे स्पेशलाइज। ये मतलब जैसे हो गया पर्स का शॉप हो गया, कोई क्लोथ का बेच लेता है, कोई मेनली कोई शूज़, आपने जो सेल लगी हुई है, सेल करने के लिए बाहर स्ट्रीट पे लोग आ जाते हैं, तो वो मेनली जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो चीज़, वो उसको बेच करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या लिया इसने? स्टेशनरी आइटम है, इटेबल आइटम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, यहाँ पे क्लोथ हो गया, शूज़ हो गया, वो ग्रोसरी आइटम्स हो गए, बेकरी आइटम हो गया। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका ग्रोसरी आइटम। ठीक है, जो मार्केट स्ट्रीट पे लगती हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने इस स्लाइड में क्या पढ़ा कि स्ट्रीट ट्रेडर क्या होता है? जिसका परमानेंट शॉप नहीं होता, वो आज यहाँ है तो कल वहाँ है। एग्जाम्पल, जब इटेबल आइटम्स होती हैं जो जो आपको रोड साइड मिल जाएगा, वो होगा स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट शॉप क्या होता है? वो एक परमानेंट शॉप होता है बट वो भी अच्छे से, मतलब कोई अच्छे से शॉप बना हुआ नहीं होता। ओके, तो उसको स्ट्रीट शॉप बोलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दिल्ली में सरोजनी नगर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर। ठीक है, स्पेशलिटी स्टोर एंड सिंगल लाइन स्टोर, इसमें क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो बच्चों सिंगल लाइन स्टोर वो स्टोर होता है जहाँ पे एक स्टोर में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे मेन, वुमेन, चिल्ड्रन तीनों का मिल जाएगा, तो वो सिंगल लाइन स्टोर होता है। ठीक है, जैसे कि आप मॉल में जाते हैं तो मॉल तो स्टोर है बट वहाँ पे डिफरेंट पर्सन का भी मिल जाता है। जैसे वुमेन का भी मिल गया, चिल्ड्रन का भी मिल गया, ओल्ड पर्सन का भी मिल गया, स्मॉल चिल्ड्रन का भी मिल गया, तो वो होता है सिंगल लाइन स्टोर। ओके, स्पेशलिटी स्टोर क्या होता है कि अगर वो स्टोर में आप जाते हो तो मेन का स्टोर है, तो मेन की स्टोर की जो भी आइटम्स है वही मिलेंगी, वहाँ पे आपको वुमेन का आइटम नहीं मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा? सिंगल लाइन स्टोर में मतलब कि स्टोर क्लोथिंग का ही है बट उसमें क्या है, उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ का मिल जाएगा, मैन का भी मिल जाएगा, वुमेन का भी मिल जाएगा, चिल्ड्रन का भी मिल जाएगा। स्पेशलिटी बस एक स्पेशल चीज़ों का शॉप है, मतलब अगर वुमेन का स्टोर है तो वुमेन की आइटम्स ही मिलेंगी, मेन का आइटम नहीं मिलेगा। चलिए अब हम कंसेप्ट में पढ़ते हैं। पिक्चर से देख लीजिए आप एक बार। पिक्चर में क्या शो कर रहा है कि एक मॉल है, यहाँ पे बहुत सारे, देखिए यहाँ हो गया परफ्यूम का, ये मेकअप का स्टोर हो गया, ये परफ्यूम का हो गया, ये पर्स का हो गया। ठीक है, तो एक ही शॉप है बस आइटम्स अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, शॉप है, ये शॉप है मान लीजिए वुमेन का। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वुमेन का मिलेगा, मेन का नहीं मिलेगा। ठीक है, मेन का नहीं मिलेगा। समझ आ गया बच्चों? तो सिंगल लाइन क्या कह रहा है? दे आर अ स्मॉल शॉप वेयर वन थिंग्स वर्क, फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, इलेक्ट्रिकल आइटम। अगर ये स्मॉल शॉप ही होता है और एक ही चीज़ का होता है क्लॉथिंग का, बट इसमें वैरायटी होती है, इलेक्ट्रिकल आइटम है तो इसमें भी वैरायटी, हर इलेक्ट्रिकल आइटम आपको यहाँ मिल जाएगा। अ स्पेशलिटी स्टोर क्या है? दिस स्टोर ओनली वर्क ऑन सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स लाइन, फॉर एग्जाम्पल जेंट्स क्लोथ्स। मतलब एक स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलेगा, एक स्पेशल पर्सन की होंगी, यूनिक होगा। ठीक है, तो मेन का है तो मेन का, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया ना,
जेंट्स क्लोथ्स, तो जेंट्स का ही मिलेगा, वुमेन का नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस स्टोर आर यूज टू ऑफर अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मेन का हो गया, वुमेन का हो गया, चिल्ड्रन का हो गया। मॉल इज बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। दिस स्टोर आर यूजली सेल ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर, नीचे दे स्पेशल स्टोर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, मतलब ऑल प्रोडक्ट्स तो वो बेचेगा, बट बेचेगा किसका, एक स्पेशल इंसान का, एक स्पेशल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मैन का तो मैन, वुमेन का तो वुमेन। आई एम रिपीटिंग, ओके। If store working with clothes, it will have a wide variety of clothes of all the size, men, women and children. I told you, okay? यहाँ पे देखिए, for example, if the store specialty of the men clothing, that it will be have all kinds of man's clothing. इस पे देखिए, man's clothing, अगर उसको प्रोडक्ट्स होगा बट डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, लेकिन किसका होगा, एक पर्सन, एक वैरायटी होगी, वो होगी मैन की या वुमेन की। और इसमें है सिंगल लाइन स्टोर में, मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है, आपको इजीली से होगा। सिंगल लाइन में अगर ये सिंगल लाइन स्टोर है तो यहाँ पे मैन की भी मिल जाएंगी, वुमेन की भी मिल जाएंगी, चिल्ड्रन की भी मिल जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एक स्टोर है तो सिर्फ मेन की आइटम मिलेगी, और मेन में बेल्ट मिल गया, शर्ट मिल गई, पैंट मिल गई, जींस मिल गया, मेन की ही मिलेगी, वुमेन का यहाँ नहीं, कोई रूल नहीं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है कि डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर। ये हम आगे जाके कंसेप्ट पढ़ेंगे, मेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, बट पहले हमें पता तो हो कि क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले आप समझिए कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स आप देख लीजिएगा, आप अपने लोकल में जाके देखिएगा कि आप एक मॉल में चले गए, ठीक है, मॉल में चले गए तो वहाँ को आपको वेरियस वैरायटी ऑफ मिल जाएंगी। वहाँ के आपको क्लोथ्स आइटम मिल जाएगा, ग्रोसरी आइटम भी मिल जाएगा, और आपको अगर आपके स्लीपर्स वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और चेन स्टोर में है, चेन स्टोर में अगर आप जाते हैं तो चेन स्टोर क्या होता है, एक स्टोर होता है, उसमें आपको स्पेशल चीज़, अगर फूड का आइटम है तो फूड का आइटम ही मिलेगा, बट उसका जो ब्रांच होगा वो हर स्टेट में होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कि अगर मैं 24/7 शॉप में जाती हूँ, आपको हर स्टूडेंट्स को पता है, वहाँ पे आपको देखिए परफ्यूम मिल जाएगी, परफ्यूम मिल जाएगा, शैम्पू मिल जाएंगे, कंडीशनर्स मिल जाएंगे, ठीक है, फेस वॉश मिल जाएगा, चॉकलेट्स मिल जाएंगी, हर कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ग्रोसरी का आइटम भी मिल जाएगा, मिली, ठीक है, मिल गया। यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे सबवे, ठीक है, सबवे आप लोगों ने सुना होगा कि सबवे यहाँ पे जो डाइटिंग करते हैं वो सबवे के गुड्स वो खाते हैं, इसमें मेनली सैलेड्स वगैरह होता है। मेनली लगा लीजिए कि KFC, ठीक है, KFC तो सबको पता होगा, KFC, ठीक है, वो तो एक फूड का आइटम ही मिलेगा, बट उसके जो ब्रांचेस हैं वो आपको हर जगह मिल जाएगा, करनाल में मिल जाएगा, पानीपत में मिल जाएगा, सोनीपत में मिल जाएगा। तो एक ब्रांड मतलब उसका जो आइटम्स होते हैं बहुत कम होते हैं, बट उसके ब्रांड्स, उसका जो शॉप होता है हर स्टेट में मिल जाएगा, हर दूसरे सिटी में मिल जाएगा, हर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा बेसिकली। और इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर कि एक स्टोर में बहुत लार्ज होगा और वेरियस टाइप ऑफ वेराइटी मिलेगी, वेरियस टाइप ऑफ आइटम्स मिलेगा। देखिए मीनिंग में क्या हम समझेंगे, देखिए मीनिंग में क्या है, इट इज़ अ लार्ज स्केल शॉप, ठीक है, रिटेलर शॉप ही है, ठीक है, डिपार्टमेंटल जो है वो रिटेलर है, ठीक है। हैविंग द वेरियस डिपार्टमेंट और सेक्शंस सेलिंग डिफरेंट गुड्स अंडर द वन रूफ। एक रूफ में आपको इतने सारे आइटम्स मिल रहे हैं यहाँ पे। वेयर एज चेन स्टोर में क्या है, इट इज़ अ रिटेल शॉप, ये भी रिटेल शॉप ही है, ठीक है।
कंट्रोल एंड मैनेज बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सबवे हो गया, सबवे हो गया, सबवे हो गया। दूसरा हमने जो सबको पता है वो क्या है, केएफसी हो गया, ठीक है, केएफसी हो गया। सेलिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लोकेटेड वेरियस ब्रांचेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी। क्या एक सबवे है, एक केएफसी है, हर करनाल में मिल जाएगा, पानीपत मिल जाएगा, सोनीपत में मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा केएफसी। और डिपार्टमेंटल स्टोर, एक स्टोर में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिपार्टमेंटल स्टोर बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, वैरायटी ऑफ गुड्स डील विथ वेरियस वैरायटी ऑफ गुड्स इन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में मिल जाएगा 24/7, सब बच्चों को पता है, उसमें आपको हर कुछ मिल जाता है और 24/7 भी खुला होता है। डील विद द गुड वन और फ्यू वैरायटी ऑफ गुड्स, मतलब इसमें आपको सिर्फ खाने की चीज़ मिलेंगी, पहनने का चीज़ कुछ नहीं मिलेगा, ओके। दूसरा है कैपिटल, इसमें लार्ज कैपिटल है क्योंकि बहुत सारे गुड्स हैं। इसमें क्या है, लेस कैपिटल, इसमें भी कैपिटल तो लगता है बट इससे कम लगता है, ठीक है। प्राइस चार्ज इज वेरी हाई अकॉर्डिंग टू द दिस, कंपैरेटिवली लेस, इससे भी लेस, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से गुड्स को बाय कर रहे हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको जो ऑपरेट कर रहा है इंसान, जो जो इसकी कंपनी है, वो क्या है, उसका कॉस्ट हाई होता है एज कंपेयर टू दिस चेन स्टोर। तो बच्चों आपको समझ आ गया, डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा स्टोर होता है जहाँ पे एक रूप के अंदर आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ शॉप मिल जाएंगी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाएंगी, लाइक 24/7, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप उस शॉप में जाते हो तो ग्रोसरी का सामान मिल जाएगा, आपको मेकअप का सामान मिल जाएगा, आपको कुछ खाने का सामान मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। चेन स्टोर क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सिंगल ब्रांड होता है और उसकी ब्रांड डिफरेंट सिटीज़ में ओपन होती हैं। एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर की जो शॉप होती है वो मतलब लार्ज स्मॉल स्केल होती है और डिपार्टमेंटल स्केल का जो स्टोर होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में हमने एग्जाम्पल्स क्या पढ़ा, 24/7, और चेन स्टोर में हम सबवे हो गया, केएफसी हो गया, नाइकी की शॉप होगी, एडिडास की शॉप हो गई, ओके स्टूडेंट्स। तो एक चेन बना रहा है, उसने अपना चेन हर स्टेट, हर सिटी, हर डिस्ट्रिक्ट में फैला रखा है, ओके। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम देखेंगे लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एक चैनल जब हम गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जीरो लेवल क्या होता है, 1 लेवल क्या होता है, 2 लेवल क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये सारे कंसेप्ट आपको चैप्टर से पहले पढ़ाना जो बहुत ज़रूरी था। हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या है, हम अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अगर आप बेस को स्ट्रॉन्ग कर दे तो आपको एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो आपका 11th-12th का एग्ज़ाम है, जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो भी आपको कोई हरा नहीं सकता। तो बेसिकली आप क्लास को, कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, चेन स्टोर क्या है, और उसको अपने पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज करिए अपने माइंड में। तो मैं गारंटी रहती हूँ कि 50 साल भी आप जब अपने चलिए सन को तो पढ़ा रहे हैं, अपने ग्रैंड सन को भी पढ़ाएंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए और सब कुछ ईजी हो जाता है, ओके। चलिए, लेक्चर ज़्यादा हो गया, अब हम पढ़ते हैं। अब देखिए लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है जीरो लेवल ऑफ, जिसमें होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बच्चों पहले क्या पढ़ा कि मैन्युफैक्चर जो होता है वो होलसेलर को अपना गुड्स सेल करता है, देन क्या हो जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास जाता है, ओके। तो ये हमारा चैनल है। अब इस चैनल में हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो जीरो लेवल है। अब जीरो लेवल क्या होता है, जब मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कंज्यूमर से
कनेक्ट करेगा तो उसको जीरो लेवल, इसके बीच में कोई भी नहीं आ रहा। कोई गुड्स ऐसी होती हैं जहाँ जो मैन्युफैक्चर होता है डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंज्यूमर से। लाइक आप देखिएगा कि जो फर्नीचर की आइटम्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है फर्नीचर से, कस्टमर वहीं जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि उनको जो बीच में रिटेलर आ रहा है, होलसेलर आ रहा है, वो अपना प्राइस जोड़ेगा। तो कंज्यूमर क्या बोलते हैं, उनको बल्क में अगर सामान फर्नीचर अपने अगर न्यू अपने किसी ने हाउस बनाया है और होल हाउस के लिए उसको फर्नीचर चाहिए, तो डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चर से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन है वन लेवल। वन लेवल क्या होता है बच्चों, जब मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर आ जाता है, ठीक है, रिटेलर आ गया। पहले मैन्युफैक्चर ने गुड्स बनाया, देन उसने रिटेलर को सेल किया, फिर उसके बाद कंज्यूमर के पास गया, तो उसको हम बोलेंगे वन ऑप्शन। टू ऑप्शन क्या होता है बच्चों, जब मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट बिल्कुल होलसेलर के पास जा रहा है, रिटेलर के पास जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है, मतलब पूरा एक चैनल फ्लो हो रहा है, तो उसको टू लेवल ऑफ बोलेंगे, ठीक है। जब कोई कंज्यूमर को स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स चाहिए, तब पूरा उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस गुड को, ठीक है। जैसे अगर हमें वीट चाहिए 10 kg चाहिए, तो ऑब्वियस है आप मैन्युफैक्चर या होलसेलर के पास जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, तो वो हो गया आपको एक ऑप्शन थर्ड, टू लेवल, ठीक है। वन लेवल हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट सप्लाई चेन, ओके। तो एक जो प्रोडक्ट है वो कैसे कैसे कहाँ से सप्लाई होके और लास्ट में कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो हम एक सर्कल देखेंगे कि गुड्स कैसे पास होता है एंड देन कंज्यूमर के पास रीच होता है, ठीक है। चलिए देखिए पहले है रॉ मटेरियल्स, ठीक है बच्चों। पहले रॉ मटेरियल्स तैयार हुआ, फिर सप्लायर के पास गया, वो रॉ मटेरियल सप्लायर के पास गया, सप्लायर ने मैन्युफैक्चर के पास, ये तो कच्चा माल है, कच्चे माल से तो क्या होगा, उसको प्रोडक्ट्स तो बनाने पड़ेंगे, तो उस जो भी प्रोडक्ट्स था, रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वो सप्लायर के पास गया। सप्लायर ने मैन्युफैक्चर, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, जो तैयार करता है गुड्स को, वो मैन्युफैक्चर के पास गया। देन बच्चों डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम होलसेलर भी बोलते हैं, उसके पास गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने जो उसको जिसको डिमांड थी जिस गुड्स की, जैसे हो गया अगर ग्रोसरी का रिटेलर शॉप है तो ग्रोसरी के पास गया, अगर स्टेशनरी का रिटेलर शॉप है तो स्टेशनरी के पास गया, ऐसे ऐसे रिटेलर्स के पास डिफरेंट रिटेलर के पास गया, ओके स्टूडेंट्स। देन रिटेलर ने फिर उसको कंज्यूमर के पास किया। तो आप समझे कि रॉ मटेरियल्स था, कच्चा माल था, वो पहले सप्लायर के पास, सप्लायर ने मैन्युफैक्चर के पास, मैन्युफैक्चर ने डिस्ट्रीब्यूटर को हम होलसेलर भी बोलते हैं बच्चों, होलसेलर के पास गया। देन जो होलसेलर था और डिस्ट्रीब्यूटर था, जिस रिटेलर को जिस चीज़ की डिमांड थी, जिसमें वो अपने गुड्स को सेल करता है, उसके पास गया। और रिटेलर से जो हम कंज्यूमर हैं, जिसको किसी चीज़ की वांट हो, डिज़ायर हो, उसको पास गया और देन उसने कंज्यूमर ने बाय किया और मनी की। तो एक सर्कल चल रहा है, इस सर्कल को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई चेन। ये प्रोडक्ट एक कितनी सर्कल से होके जाता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये भी है एक तरह का, देख लीजिए सप्लायर के पास, सप्लायर से मैन्युफैक्चर के पास, आपको इजीली समझ आ गया। सप्लायर के पास, सप्लायर से मैन्युफैक्चर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के पास गया। तो समझ आ गया, ऐसे प्रोडक्ट्स पास ऑन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, हमारे स्क्रीन पे आ गया। अब हम क्लास के आपके जो सिलेबस में मेंशन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके था कि आपका बेस तैयार हो, मैं पहले आपका बेस तैयार करने की कोशिश करती हूँ,
देन मैं कंसेप्ट जो सिलेबस मेंशन है उसमें करेंगे। अगर हमारा बेस प्रिपेयर हो गया, अगर हमारी बेस, तो हमारा घर बनने में बहुत इजी वे हो जाएगा। ठीक है भी, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, जब सप्लाई हो गुड्स का और सर्विसेज का विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। अब इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, चलिए अच्छे से। अगर आपको एग्जाम में इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन आए तो आपने ऐसे डेफिनेशन लिखना है। कैसे? देखते हैं। इंटरनल ट्रेड ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। क्यों? ये डोमेस्टिक के अंदर एक किसी डोमेस्टिक, अगर हमारे इंडिया है, सॉरी मेरे को बनाना नहीं आता, बट आप देख लीजिए कि हमारा इंडिया है, इंडिया में अगर विद इन इंडिया हो रहा है तो इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, अदर नेम, एंड दूसरा हम इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ओके बच्चों, इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम एक्सचेंज कर रहे हैं, बाय एंड सेल कर रहे हैं विद इन द कन्फाइन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ नेशंस। अगर डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। और दूसरा नाम क्या है बच्चों? दूसरा नाम है डोमेस्टिक ट्रेड। ओके, so while import and export are the economy of nation, most of its GDP contribution come from internal trade. कोई भी कंट्रीज में, कोई भी कंट्री का जीडीपी, नेशनल इनकम, उसकी इनकम का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? इंटरनल ट्रेड। क्योंकि हम विद इन कंट्री हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक सप्लाई के थ्रू हम उस गुड्स को सप्लाई करते हैं, कंज्यूमर के पास ले जाते हैं, सप्लाई किया, कंज्यूमर ने डिमांड किया और उसके एक्सचेंज में उसने रुपीस किया। तो जीडीपी की ग्रोथ का मेन जो वेरिएबल है वो क्या है? इंटरनल ट्रेड, और जिसको हम सेकेंड नेम में डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। ओके, समझ हो गया? ये हमारा मीनिंग था। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब आ गया कि तो हमारे इंटरनल ट्रेड जो है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड है। तो वो टू टाइप्स क्या है बच्चों? जो हमारा हमने टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड, आपको एग्जाम में भी पूछ सकता है 1 मार्क में क्या पूछ सकता है कि टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड बताइए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एक होलसेल ट्रेड होता है और रिटेल ट्रेड। हमने इसका डिफरेंस पढ़ा तो हमने क्या समझा था? होलसेलर वो स्टोर होता है जहाँ पे बल्क में गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है। रिटेलर शॉप क्या होता है? जहाँ लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग कितना उनको बाय करना है, वो जब वो फुलफिल करता है वो जो शॉप, उसको हम रिटेल ट्रेड बोलते हैं। ओके, तो हमने होलसेलर से जो बल्क में जो रिसोर्सेज या गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करता है वो होता है होलसेलर, जो कि आपके हर सिटीज़ में होगा, बट एक दो ही होगा, लेस अमाउंट, ठीक है, बट इसकी क्वांटिटी सप्लाई होगी लार्ज में। ओके, रिटेलर में हमने क्या समझा था? लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। और ये आपके लोकली, आप जब अपने मार्केट में जाते हो, जो ग्रोसरी सामान है, ग्रोसरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, चेन स्टोर अभी मैंने बताया आपको, जो एक पर्टिकुलर ब्रांड्स होते हैं, वो हो गया हमारा रिटेलर ट्रेड। ठीक है, रिटेल ट्रेड्स। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है कि आप अपने लोकल में आपके कौन कौन से रिटेल शॉप्स हैं उनका नेम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये बहुत इजी है, तो आप जरूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि होलसेलर की वो क्या है, मीनिंग क्या है बच्चों। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब हम ऐसे तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। ठीक है, wholesaling refer to the action of individual or business that sell to retailers or other merchants, as well as industrial, institutional and commercial user, but do not sell to end user in
कंसिडरेबल क्वांटिटी। मैंने बोला आपको, एज आई टोल्ड यू, कि कंज्यूमर जो होता है उसको हमें क्या चाहिए, कुछ अमाउंट ही चाहिए, 10 किलो चाहिए या 20 केजी चाहिए, तो ये कुछ कंसिडरेबल अमाउंट जो होता है वो उसको प्रोवाइड नहीं कराता। तो बेसिकली जो होल सेलर की डेफिनेशन है कि होल सेलर जो होता है, एक कंपनी लगा लीजिए, एक इंस्टीट्यूशंस लगा लीजिए, इंडिविजुअल जिसका एक होल सेलर का मार्केट है, वो रिटेलर्स को, किसी मर्चेंट्स को, किसी इंस्टीट्यूशनल्स को कमर्शियल यूज़र के लिए गुड्स को सप्लाई करेगा। बट इसमें एक वो है, ये डायरेक्ट जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है उसको कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में नहीं होता। तो ये बेसिकली किससे कांटेक्ट में लेता है, कांटेक्ट में होता है रिटेलर से, और रिटेलर इसको कितने अमाउंट बल्क में बाय करती है और वो कंज्यूमर तक पहुंचाती है। तो होल सेलर का रिटेलर से कांटेक्ट होता है, कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, अगर कंज्यूमर भी चाहिए तो उसको बल्क में सामान लेना पड़ेगा। ठीक है, पूरा क्वांटिटी, उनका जो क्वांटिटी है वो लेना पड़ेगा उसको। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो गुड्स होते हैं होलसेलर नहीं प्रोवाइड कराता। ठीक है, फर्स्ट मीनिंग हमने देख लिया, सेकंड मीनिंग देखते हैं। सेकंड ये है, दे आर अनेबल producer to not only reach a large number of buyers spread across a large geographical area through retailer, but also to perform a variety functions in the process of distribution of goods। Mainly जो wholesaler का work होता है बच्चों, वो क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। टू किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, रिटेलर को, वो डायरेक्ट कंज्यूमर से डील नहीं करता। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है, दे परफॉर्म एक्टिविटी सच एज प्रोडक्ट ग्रेडिंग, पैकेजिंग इनटू अ स्मॉलर लॉट्स ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, परफॉर्मेंस ऑफ गुड्स, कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। ये मेनली क्या करता है, पैकेज करता है रिसोर्सेज को, जो गुड्स को पैकेजिंग करता है और जो रिटेलर को सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, होलसेलर विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है वहाँ पे क्या होता है, जो कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट हमने पढ़ा होगा कॉस्ट के चैप्टर में, जो एवरेज कॉस्ट होता है उस प्रोड्यूसर का कम लगता है। क्यों, क्योंकि वो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहा है। जहाँ बच्चों लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो उसकी कॉस्ट है वो कम लगता है, प्रोड्यूसर का कॉस्ट डिक्रीज होता है और एवरेज कॉस्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वो प्रोड्यूसर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, होलसेलर विल एंजॉय द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाई, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाई होलसेलर एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज ये लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता है और ना लार्ज स्केल प्रोडक्शन करता है, तो इसका एवरेज कॉस्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसलिए जो होलसेलर होता है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करता है। ओके, तो अब बच्चों हमने होलसेलर में क्या पढ़ा, रिपीट कीजिए मेरे साथ। होलसेलर वो स्टोर होता है, वो ट्रेडर होता है जहाँ पे बल्क ऑफ रिसोर्सेज, बल्क ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। किसको करता है, रिटेलर को करता है, और वो डायरेक्ट कंज्यूमर से कांटेक्ट में नहीं होता। वो उसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और आपको हर सिटी में इसका शॉप मिल जाएगा मैन्युफैक्चर से, जो होता है होलसेलर। होलसेल में जो सामान होता है वो सप्लाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टू द रिटेलर। ठीक है, और बेस्ट इसका पॉइंट हमने बच्चों ने क्या याद करना है, जो होलसेलर है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करता है। ओके, याद रखिएगा आप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
वैसे मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, तो ये आप इसको मार्क कर दीजिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट्स होते हैं बच्चों उसको स्टार मार्क कीजिए, और या तो अपनी नोटबुक में एक स्पेशल जगह पे लिख लीजिए, ताकि जब आप ये सारी लाइंस लिखते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ होलसेलर। अब इम्पोर्टेंस क्या है होलसेलर की, होलसेलर होना क्यों जरूरी है, ठीक है, वो भी देखते हैं। चलिए देखिए, इस डायग्राम में भी क्या होता है, सप्लायर सप्लाई किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर के पास जा रहा। देखिए गुड्स को हो रहा है ना, आप इस डायग्राम को देखिए, ठीक है, इस डायग्राम को सीक्वेंस देखिए, ठीक है। फिर हम इम्पोर्टेंस पे चलते हैं। चलिए इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि होलसेलर होना क्यों जरूरी है। द फंक्शन दैट, एक मिनट रुकिए, चलिए अब आपको इजीली हो जाएगा। द फंक्शन that wholesaler perform actually benefit both the manufacturer and retailer। जो फंक्शन होता है होलसेलर का वो बेनिफिट करता है मैन्युफैक्चर, जो फर्स्ट सप्लायर होता है, फिर होलसेलर बीच में जो होता है, और रिटेलर। क्यों, होलसेलर बाय करता है इसके मैन्युफैक्चर वाले गुड्स को बाय किया, और रिटेलर को सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों में जो प्ले कर रहा है वो होलसेलर कर रहा है। अगर होलसेलर बच्चों नहीं होगा तो कौन बाय करेगा मैन्युफैक्चर से गुड्स, और कौन डिस्ट्रीब्यूट या सप्लाई करेगा रिटेलर को। तो इम्पोर्टेंट हुआ ना होलसेलर का। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दे अंडरटेक द वेरियस एक्टिविटी टू द लेसन द बर्डन ऑफ बोथ। और होलसेलर की वजह से इन दोनों का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, this is why even in the modern system of trade, which departmental store and direct retailer outlay, wholesaler still play a very important role in the trade cycle and economies as a whole। देखिए अब क्या हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिटेलर शॉप होते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ही कांटेक्ट कर लेते हैं। जो कंज्यूमर होते हैं वो भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से, मैंने फर्नीचर वाला एग्जांपल बताया था आपको, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पे किया, लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से लोग जा नहीं पाते थे। तो अब जो है मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न आ गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो वो कंज्यूमर या रिटेलर जो भी है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ही कांटेक्ट कर लेते हैं। बट स्टिल होलसेलर बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। तो हम होलसेलर जो उसका बर्डन हो गया और जो हो गया एक मिडल मैन की तरह वर्क करता है, और बहुत इसकी इम्पोर्टेंट है, इसकी रोल, इसका एक्टिविटी इकोनॉमी में बहुत जरूरी है, ठीक है। ये था आपका इम्पोर्टेंट। अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि एक होलसेलर किस किस को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब देखेंगे, ठीक है। देखिए होलसेलर, जो होलसेलर है, होलसेलर है सर्विसेज प्रोवाइड कराता है किस किस को। फर्स्ट हो गया मैन्युफैक्चर को, ठीक है, मैन्युफैक्चर को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। और दूसरा बच्चों क्या हो गया, वो हो गया रिटेलर को, रिटेलर को। अब कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट आ गया फैसिलिटेटिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि जो होलसेलर है सर्विस प्रोवाइड कराता है किसको, मैन्युफैक्चर को। कैसे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है, फैसिलिटेटिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। कैसे, स्मॉल ऑर्डर फ्रॉम वैरायटी ऑफ मर्चेंट्स आर कलेक्टेड बाय द होलसेलर हु देन ट्रांसमिट द pull of order on the manufacturer who make bulk purchase।
जो होल सेलर का जो सर्विसेज होता है वो मैन्युफैक्चर से क्या होता है कि वो जो मैन्युफैक्चर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, तो होल सेलर का क्या रोल है, वो मैन्युफैक्चर से सब बाय करता है और वो रिटेलर को देता है, सेल करता है। ठीक है, तो हो गया। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है बियरिंग द रिस्क। जो होलसेलर है बियरिंग द रिस्क करता है, कैसे, द होलसेल मर्चेंट डील इन अ गुड इन देयर ओन नेम, take delivery of the goods and keep the goods purchased in large lots in their warehouses। जैसे बताइए, मर्चेंट होलसेलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चर से गुड्स ले लिया, ठीक है, उसने बाय कर ली, ठीक है, तो उसने बाय कर लिया, उसके बाद क्या हुआ कि इन देयर वेयर हाउसेस, और स्टोर करके वेयर हाउस में रख लिया। ठीक है बच्चों, they bear a variety of risks such as risk of fall in the price, theft, pilferage, spoilage and fire। देखिए क्या हुआ, रिस्क कैसे ले रहा है होलसेलर, उसने क्या किया, मैन्युफैक्चर से लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स बाय कर ली, उसके बाद उस गुड्स को स्टोर करके वेयर हाउसेस में रख लिया। ठीक है, अब उसके पास रिस्क है ना बच्चों, कैसे रिस्क है कि उस गुड्स की जो प्राइस है मार्केट में फ्यूचर में डिक्रीज हो जाए, ये रिस्क है। वो गुड्स खराब हो जाए, ठीक है, चूहे खा ले, बारिश हो जाए, उनका वेयर हाउसेस अच्छा ना हो, बारिश हो जाए, उनका जो गुड्स है वो खराब हो जाए, तो इस सब चीज़ों का एक वो क्या लेता है होलसेलर, रिस्क लेता है। ठीक है, तो बियरिंग रिस्क हमारा सेकेंड पॉइंट। और फर्स्ट क्या है, फैसिलिटेटिंग द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो मैन्युफैक्चर को डिमांड करता है होलसेलर की आप इतने मैन्युफैक्चर करें और मैं उस गुड्स को बाय करूंगा, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, सी है फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा, कैश पेमेंट इज मेड जनरली, हैंस द मैन्युफैक्चर नीड नॉट ब्लॉक देयर कैपिटल। ठीक है, जो होता है होलसेलर है, मैन्युफैक्चर है, वो अपना जो कैपिटल वो ब्लॉक नहीं करना चाहता। क्यों, क्योंकि जो होलसेलर है उसने गुड्स को बाय किया, बाय करके उसको क्या किया, मनी दिया, तो इसके पास मैन्युफैक्चर के पास पैसे आए। सम टाइम दे ऑल्सो एडवांस मनी टू द प्रोड्यूसर फॉर बल्क ऑर्डर। तो क्या होता है, मैन्युफैक्चर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, कैसे मिल रहा है कि होलसेलर है, कभी कभी वो एडवांस में बोल देता है, एडवांस पेमेंट आपने सुना होगा कि मैं अभी आपको पेमेंट करता हूँ और आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज इतने अमाउंट का मुझे दीजिए, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ मैन्युफैक्चर का। तो ये सर्विसेज हुए बच्चों। फर्स्ट सर्विसेज क्या, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का होता है, रिस्क बियर करता है, उसकी लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदता है। तीसरा फाइनेंशियली असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है, किसको, मैन्युफैक्चर का। और कौन करा रहा है, होलसेलर करा रहा है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब डी है एक्सपर्ट एडवाइस, कैसे, चलो देखते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस कैसे है बच्चों, as the wholesaler are in direct contact with the retailer, they are in position to advise the manufacturer about various aspects including consumer taste and the preference, market condition, competitive activities। देखिए, जो होलसेलर है वो मिडल मैन की तरह वर्क करता है, बिटवीन whom, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर। हो गया, रिटेलर और मैन्युफैक्चर के वर्क करता है। तो जो होलसेलर है वो बहुत एक्सपर्ट है मार्केट का, उसको सब पता है कि लोगों की डिमांड क्या है, क्योंकि वो रिटेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो रिटेलर उसको बताता है कि मेरे जो मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड है वो ये है। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़, आप अपने प्रोडक्ट्स में क्या मॉडिफाई करें कि आपका जो गुड्स है
वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा मार्केट में। तो कंपटीशन से, दूसरे मैन्युफैक्चर से आप अपने गुड्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आपका जो गुड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा मार्केट में। तो ये सारे जो एक्सपर्ट्स का एडवाइस होता है, जिसमें हम जो होल सेलर है वो एक्सपर्ट है मार्केट का, और सारे जो एडवाइस है वो मैन्युफैक्चर को कौन प्रोवाइड कराता है बच्चों, वो प्रोवाइड कराता है होल सेलर। क्यों? होल सेलर तो एक्सपर्ट है। ओके, नेक्स्ट है ई है हेल्प इन मार्केटिंग द फंक्शन। जो मार्केट फंक्शन है उसमें होलसेलर हेल्प करता है मैन्युफैक्चर को। कैसे? रिलीज द मैन्युफैक्चर फ्रॉम मेनी ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटी, enable them to concentrate on the production activity। जो मैन्युफैक्चर है वो जो मार्केट कंडीशन से है वो अनअवेयर है, उसको इतना पता नहीं है। तो मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या प्रेफरेंसेस है, तो उसको पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास उनसे 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 कांटेक्ट करने का मतलब कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या होता है, अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी से इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एक जो मैन्युफैक्चर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता है कंज्यूमर से, तो उसमें कौन हेल्प करता है? अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर गेट देयर गुड्स फ्रॉम रिटेलर हु इज रिटर्न हैव एक्चुअली बाउट द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर। तो होलसेलर उसको बताता है कि मार्केट में भी ऐसे कंडीशंस चल रही हैं, आपको ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि आपका गुड्स प्रोड्यूस, तो मार्केट में जो भी कंडीशंस हो रहे हैं वो होलसेलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मेनली जो कंज्यूमर हैं वो होलसेलर से भी बाय करते हैं। तो क्या है, जो होलसेलर है उसका क्या है, इम्पॉर्टेंट रोल है मैन्युफैक्चर की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कराना। ठीक है, एफ क्या है बच्चों, एफ पॉइंट क्या है वो भी देखते हैं। एफ पॉइंट क्या है बच्चों, फैसिलिटेट द प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूअस में चलता रहा है, कोई गैप नहीं आए बीच में, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो हमारा गैप है वो नहीं आए। तो उस कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए कौन हेल्प करता है, वो करता है होलसेलर। होलसेलर ने मैन्युफैक्चर से बाय किया कोई भी रिसोर्सेज और रिटेलर को दिया, और ये चलता रहेगा ये साइकिल किसकी हेल्प से बच्चों, होलसेलर की हेल्प से। जैसे facilitate the production continuity through the purchasing the goods and when these are produced and storing them till the time they are demanded by the retailer and consumer। तो होलसेलर का मेन रोल क्या होता है, होलसेलर का जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में की गैप नहीं आना चाहिए, वो होलसेलर मेनली वर्क करता है। तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा होता है। एक है स्टोरेज फैसिलिटी। स्टोरेज फैसिलिटी हमारा क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। देखिए, when goods are produced in factories, wholesaler declare delivery and store them their godowns and warehouses। देखिए, स्टोरेज की फैसिलिटी भी जो है होलसेलर वो करता है। होलसेलर बोल देता है मैन्युफैक्चर से, मुझे इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, आप मुझे सप्लाई कीजिए, मैं आपको पेमेंट दूंगा, जिससे उसको मैन्युफैक्चर को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है, और वे जो होलसेलर है उस गुड्स को बाय करता है, अपने साथ स्टोर करता है। तो इससे क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चर का है उसका स्टोरेज का जो बर्डन था उसके पास वो रिड्यूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो कौन रोल प्ले कर रहा है, वो होलसेलर कर रहा है। एक बार और रिपीट कर लें हम। चलिए, फर्स्ट है हमारा फैसिलिटेटिंग द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जो होलसेलर है वो लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है मैन्युफैक्चर से। क्यों? डिमांड ज़्यादा करता है, डिमांड करके उस गुड्स को लेता है और रिटेलर को बेचता है। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बियरिंग द रिस्क। जो बियरिंग द रिस्क है, जो रिस्क का जो रिस्क टेकर जो रिस्क ले रहा है वो कौन ले रहा है, वेयर हाउसेस। मैन्युफैक्चर का कोई रिस्क उसका रिड्यूस कर रहा है, और रिड्यूस कौन कर रहा है, वेयर हाउस वो होलसेलर। ओके बच्चों,
फाइनेंशियल असिस्टेंस, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो होल सेलर है वो क्या करता है बच्चों, वो एडवांस में पेमेंट कर देता है कि आप मुझे फ्यूचर में इतने क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए तो मैं आपको पेमेंट अभी कर रहा हूँ, तो फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट हमारा है एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस मतलब मार्केट की जितनी भी कंडीशंस है, लोगों की डिमांड, लोगों का प्रेफरेंस, मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटर्स का जो भी उसका रोल चल रहा है, उसका सबका नॉलेज किसके पास होता है बच्चों, उसके सबके नॉलेज होता है होलसेलर के पास, और वो मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्पिंग द मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केट में जितने भी फंक्शंस प्ले करता है तो उसमें भी होलसेलर मैन्युफैक्चर का हेल्प करता है। लाइक कि अगर कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी हो, ठीक है, तो उसका रोल प्ले करता है होलसेलर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैसिलिटेट द प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी। देखिए मैन्युफैक्चर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, वेयर होलसेलर ने बाय किया और उसने रिटेलर को सप्लाई किया, तो डिमांड सप्लाई में कोई गैप नहीं आया और उसका ये प्रोडक्शन उसकी कंटिन्यू चलती रही मैन्युफैक्चर की, उसके पास फाइनेंशियली अच्छे से उसका लार्ज स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर रहा है, वो किसके थ्रू कर रहा है, होलसेलर। ठीक है, स्टोरेज की जो स्टोरेज का बर्डन जो होता है मैन्युफैक्चर पे उसको भी रिड्यूस कर रहा है, कौन कर रहा है, होलसेलर कर रहा है। तो होलसेलर इतने सारे फंक्शंस रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चर का। देखिए आप लोगों ने फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये था हमारा जो जो होलसेलर प्रोवाइड कराता है सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन साइकिल कभी ना रुके, उसको मेनली जो रोल होता है किसका होता है, होलसेलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्विस टू द रिटेलर। अब हमने मैन्युफैक्चर का तो देख लिया बच्चों, मैन्युफैक्चर का तो देख लिया कि मैन्युफैक्चर का बहुत रोल प्ले करता है होलसेलर। ठीक है, अब होलसेलर बीच में है, मिडल मैन की तरह है। ठीक है, मिडल मैन के लिए मैन्युफैक्चर से लेता है गुड्स और रिटेलर को प्रोवाइड कराता है। तो रिटेलर को कैसे हेल्प करता है, रिटेलर की जो प्रोडक्शन है, जो उसके भी गुड्स और सर्विसेज मार्केट में डिमांड कंटिन्यू में चलता रहे, उसमें होलसेलर का क्या रोल है वो भी देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एबिलिटी ऑफ गुड्स। क्या है, चलिए मैं आपको कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगी। सो एज टू प्रोवाइड डाइवर्स assortment of goods to the consumer, the wholesaler provide retailer with wide variety of goods and services। देखिए कंज्यूमर का डिमांड जो है उसको फुलफिल मेनली कौन कर रहा है बच्चों, वो कर रहा है होलसेलर। क्यों, जो डिमांड हुआ रिटेलर ने उससे डिमांड किया और तुरंत होलसेलर ने प्रोवाइड करा दिया रिटेलर को, और रिटेलर ने किसको प्रोवाइड किया, कंज्यूमर को। तो मेनली कौन प्ले कर रहा है रोल, होलसेलर प्ले कर रहा है। ओके, wholesaler hold the inventory of goods as well as handle the work collecting the goods from serious products, thus receiving the wholesaler है वो वेरियस मैन्युफैक्चर से गुड्स को कलेक्ट कर रहा है अपने पास और सप्लाई किसको कर रहा है, रिटेलर्स को। तो मेनली कंज्यूमर का डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है, होलसेलर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बी पॉइंट है हमारा मार्केटिंग सपोर्ट्स। मार्केटिंग सपोर्ट्स में क्या हेल्प करता है होलसेलर, वो भी देखते हैं। होलसेलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैरायटी ऑफ मार्केटिंग ड्यूटी एज वेल एज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द रिटेलर। जो होलसेलर है वो वेरियस मार्केटिंग ड्यूटीज को प्ले करता है। कैसे, द रिटेलर आर बेनिफिटेड ड्यू टू हिज this it helps them in increasing the demand of various new products। देखिए रिटेलर्स की, अगर कोई रिटेलर है वो कॉस्मेटिक सामान बेचता है, ठीक है, तो उसने मेनली किससे बाय किया, होलसेलर से बाय किया और कंज्यूमर को बेच दिया। कंज्यूमर ने इस कॉस्मेटिक चीज़ को यूज़ किया और उसको अच्छी लगी,
तो वो और डिमांड करेगा और वो किससे सप्लाई करेगा, होलसेलर्स की। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की जो डिमांड बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, रिटेलर्स की प्रोडक्शंस इंक्रीज हो रही है, उसकी मार्केट में वैल्यू हो रही है, ठीक है, उसकी गुड्स की डिमांड हो रही है में, और साइड में बिहाइंड द कर्टन कौन रोल कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, क्योंकि होलसेलर ही उस क्वालिटी ऑफ गुड्स को रिटेलर को दे रहा है। रिटेलर तो एक मिडल मैन की तरह वर्क कर रहा है, तो मेनली होलसेलर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है रिटेलर से और रिटेलर कंज्यूमर से, ठीक है। तो रिटेलर की मार्केट में वैल्यू कौन इंक्रीज करा रहा है, होलसेलर। अब सी है ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स। ग्रांट्स ऑफ क्रेडिट्स क्या है बच्चों, चलो देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, the wholesaler usually provide credit to the frequent consumer. As a result, the retailer can run their farm with modest quantity of working cash. जो होलसेलर है वो, जो रिटेलर जो मतलब उसके जो भी रेगुलर रिटेलर होता है, जो उससे रेगुलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड लेता है, देखिए अगर ये होलसेलर है और रिटेलर है, होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है, वो रेगुलर कस्टमर है, वो होलसेलर का कस्टमर है, ओके, बाय करता है इससे। तो होलसेलर क्या बोलता है कि मैं आपको क्रेडिट में भी हेल्प करूंगा। अगर रिटेलर के पास सम टाइम इसके पास इसकी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बिकी मार्केट में, या फिर मेनली न्यू है मार्केट में, इसके पास इतने फंड्स नहीं है, तो होलसेलर उसको कह देता है जब आपका डिमांड आपके गुड्स की सेल होगी तब आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो तो होलसेलर क्या, रिटेलर्स को फॉर्मेशन में, रिटेलर को डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, होलसेलर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो होलसेलर है रिटेलर को नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है, कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, wholesaler specialized on a single product line have a good standing of market which further pass to the retailer. अब हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी बताया कि जो होलसेलर है वो एक्सपर्टीज है, वो मार्केट की सारी कंडीशन की उसको नॉलेज है। क्यों, क्योंकि वो मेन हेड है मार्केट का, तो वो एक्सपर्ट है, वो डील कर रहा है डिफरेंट रिटेलर से, तो उसको पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की डिमांड क्या है, लोग कैसे हैं, कैसे टाइप ऑफ गुड्स को ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो ये सारे नॉलेज जो रिटेलर को प्रोवाइड कराता है, कौन कराता है, होलसेलर। होलसेलर क्यों, वो तो एक्सपर्ट है मार्केट का, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग कैसे, चलिए वो भी देखते हैं। रिस्क शेयरिंग, retailer can avoid the risk of pilferage, stock peeling, obsolescence and demand fluctuation by purchasing the small merchantable quantity. देखिए, जो रिटेलर है, मैं डायग्राम से बताती हूँ। देखिए, जो रिटेलर है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेता है, ठीक है, रिटेलर, ठीक है, क्वांटिटी लेता है, किससे लेता है, होलसेलर से, होलसेलर से लिया, तो होलसेलर के पास वेयर हाउसेज होते हैं, ठीक है, उसने अपने गुड्स को स्टोर करके रखा, ठीक है, उसने रिटेलर ने कहा कि मुझे इतना अमाउंट ही दीजिए, इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक ही दीजिए, बट सारा बर्डन क्या है, होलसेलर पे आ गया। अब रिटेलर के पास भी जो भी उसका बर्डन था स्टोरेज करने का गुड्स एंड सर्विसेज, उसका भी रिड्यूस कर दिया, रिटेलर का भी, होलसेलर का भी, मैन्युफैक्चर का भी कर रहा है, होलसेल रिटेलर का भी कर रहा है। तो होलसेलर बच्चों मेनली क्या है, जो भी स्टोरेज फैसिलिटी है वो होलसेलर के पास है, तो जो रिटेलर होता है वो कम अमाउंट ऑफ सर्व लेता है होलसेलर से, तो जो उसका स्टोरेज का जो भी इमरजेंसी, जैसे कि उसके गुड्स एंड सर्विसेज खराब हो जाए, मार्केट का प्राइस है वो डाउन हो जाए, इन सारे बर्डन को, रिस्क को होलसेलर रिड्यूस कर रहा है, किसका, रिटेलर का भी और मैन्युफैक्चर का भी।
तो एक बार हम फिर से देखते हैं, ठीक है। सर्विस टू द रिटेलर, एक होलसेलर रिटेलर को कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो गुड सप्लाई हो और कॉन्टिन्यूस में चलता रहे, तो होलसेलर रिटेलर को प्रोवाइड कराता है। ओके बच्चे। सेकंड हमारा है मार्केटिंग सपोर्ट्स। मार्केटिंग सपोर्ट्स क्या होता है कि जो होलसेलर है वो लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जितना मार्केट में डिमांड है कंज्यूमर का, उसके अकॉर्डिंग तुरंत, मतलब अगर डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो गई तो एकदम से होलसेलर ने रिटेलर को गुड सप्लाई कर दिया। तो कॉन्टिन्यूस में चलता रहा तो ये भी रिटेलर जो है, होलसेलर है, वो रिटेलर्स को मार्केटिंग सपोर्ट्स भी हेल्प करता है। डिमांड के साथ गुड्स को सप्लाई कर देता है रिटेलर को होलसेलर। ग्रांट ऑफ क्रेडिट्स, अब कोई न्यू है मार्केट में रिटेलर, उसको डेवलप करने के लिए, उसको फॉर्मेशन करने के लिए होलसेलर भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज जैसे कि अगर जो होलसेलर है, हमने बच्चों पढ़ा, वो मार्केट का एक्सपर्ट होता है, उसको हर चीज़ की नॉलेज होती है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइप ऑफ बंदों से, हर टाइप ऑफ रिटेलर से डील करता है। तो जिस रिटेलर को मार्केट की नॉलेज ना है, उस नॉलेज को भी होलसेलर प्रोवाइड कराता है नॉलेज। तो नॉलेज प्रोवाइड कराता है होलसेलर टू रिटेलर। लास्ट है, देखिए रिस्क। जो रिस्क है स्टोरेज की, खराब होने की गुड्स की, वो भी बर्डन रिटेलर से होलसेलर रिड्यूस करा देता है। क्यों? क्योंकि सारी गुड्स जो बल्क में गुड्स होती हैं, वो स्टोर कौन करता है? होलसेलर। तो बच्चों ये था ये हमारी क्लास थी कि एक होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, किसको किसको? मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। तो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया। तो ये था हमारा आज की क्लास। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने इसमें क्या पढ़ा? डिफरेंस पढ़े, पिक्चर्स के साथ पढ़े, देन हमने इंटरनल ट्रेड का डेफिनेशन पढ़ा, और होलसेलर जो है, जो बल्क में रिसोर्सेज को और मेन मार्केट का जो प्रोड्यूसर है, मेन मार्केट का जो रोल है, एक्टर है मार्केट का, वो सर्विसेज किस किस को प्रोवाइड कराता है? मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। हमने इस क्लास में हमने कवर किया। नेक्स्ट में हम देखेंगे रिटेलर और उसके वेरियस ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, और कल की वीडियो में हम और जो भी आपका बच गया क्लासेस कंसेप्ट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो बच्चों फिर से आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरे वीडियोस आपके चैनल पे अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस चले जाए। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपको और चाहिए, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट किया है और आगे और भी इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सारे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, बाय, टेक केयर।